नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं स्मॉल कैप कैटेगरी के एक और फंड के रिव्यू की। देखिए, अगर मैं स्मॉल कैप फंड के अंदर कुछ फंड्स की बात करूं तो आपके जवान पे ना कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि टिके हुए हैं। कौन कौन से? निप्पॉन, एसबीआई, क्वांट, कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी, बंधन, टाटा, है ना। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और लोग इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ, एक ऐसा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन उसकी एएमसी दूसरे नंबर की एएमसी है इंडिया की। मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की। इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एएमसी है, लेकिन इनका जो स्मॉल कैप फंड है, वो आप समझ लीजिए इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, उसको आज जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये फंड अभी के समय में दूसरों के बराबर टक्कर दे पा रहा है? क्या रिटर्न्स निकाल के दे पा रहा है? एक्चुअली में कहानी क्या है इस फंड की? क्यों ये इतना ज्यादा लोगों की पसंद नहीं रहता? क्यों ये गायब रहता है? बात उसकी भी बात करेंगे। साथ में इसका जो पूरा का पूरा ओवरऑल जो इसका रिव्यू है, वो करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म रिव्यू रहेगा दोस्तों। एक साल का तो हम देखेंगे डेटा कैसा है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है उसे भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आज तक इस फंड का रिव्यू एक आध बारी करा है, उसके बाद नहीं करा है। चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले आपको बता दूं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, जिसे शॉर्ट में आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस फंड की बात करूं, रैंकिंग देखिए इसकी बुरी नहीं है। रैंकिंग इसकी 3 स्टार है। एनएवी इसका चल रहा है 95 रुपए 81 पैसे, मतलब 96 रुपए के आसपास चल रहा है। और 3 साल का सीएजीआर है 16.95%। रिस्क मीटर इसका है वेरी हाई। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इसके अवेलेबल है। अब मैं लेके चलता हूं आपको इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पर। वहां समझते हैं, वहां पे पता लगेगा कि फंड की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसी है। ये देखिए, ये आपके सामने डेटा है। 10 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे ना, वो है 16.86%। 10 साल का। 7 साल का सीएजीआर है 22%। 5 साल का सीएजीआर है 23.70%। और 3 साल का सीएजीआर है 16.85%। एक साल में माइनस चल रहा है, माइनस में 3.54%। 6 महीने में भी माइनस है, 3 महीने में भी माइनस है और 1 महीने में भी माइनस है। अब अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे ना और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखेंगे, तो दो चीजें निकल कर आएंगी अभी। वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये पिछले एक साल में काफी कम गिरावट इसके अंदर है। अगर आप इसका बेंचमार्क देखेंगे, तकरीबन 10% गिरा हुआ है और ये फंड सिर्फ 3.5% गिरा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना, जो इतना ज्यादा कम गिर रहा है। दूसरे फंड्स 8-9% गिरे हुए हैं, कोई 7%, 7.5%। अच्छे से अच्छा फंड भी ना 7-8% से नीचे है ही नहीं। इतनी तो उसके अंदर गिरावट है ही है। और कुछ फंड ऐसे हैं जो कि 15% गिरे हुए हैं, लेकिन ये फंड सिर्फ 3.5% है। दूसरी बात, देखने वाली बात यह है कि इसका जो लॉन्ग टर्म का 10 साल का जो सीएजीआर है, वो काफी कम है, 16.86% है बस। जहां दूसरे फंड्स का 20%, 19.5%, 21% है, इसका जो सीएजीआर है वो 10 साल में कम है। शायद इसीलिए इसका सीएजीआर कम होने की वजह से जो रिटर्न्स वगैरह कम निकल के आते हैं, इसी वजह से लोगों का इसकी तरफ जो ध्यान है ना, वो कम है। लोग इसकी तरफ ज्यादा ना आकर्षित नहीं होते, ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। यही रीजन है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है कोई प्रमोशनल नहीं है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए वीडियो है। ना ही किसी तरीके का रिकमेंडेशन है, ना ही सजेशन है। हम बात कर रहे हैं इस फंड के बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू की। बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। अब ये सब चीजें तो आपने देख ली। अब इसकी ना थोड़ी सी रैंकिंग देखते हैं। रैंकिंग से पता चलेगा कि कहां पर स्टैंड करता है ये। मैं बात करूं इसकी लॉन्ग टर्म रैंकिंग की, 10 साल की रैंकिंग है इसकी। 10 साल के डेटा के हिसाब से ये 8वें नंबर पे है। 7 साल के हिसाब से ये 14वें नंबर, 16वें नंबर पे नहीं, 6ठे नंबर पे है। और 5 साल के हिसाब से ये 14वें नंबर पे है। और एक साल के हिसाब से आप देखेंगे तो ये 5वें नंबर पे अभी स्टैंड कर रहा है। एक साल के डेटा में 5वें नंबर पे, मतलब गिरावट इसके अंदर बेहद ही कम हुई है। इसका मतलब ये है। पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं एक बार इसका। दोस्तों, ये है इसका पोर्टफोलियो।
94% पैसा इक्विटी के अंदर शामिल है, आपके सामने है, और करीबन 1.25% पैसा इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर डाल रखा है, और 4-4.5% इन्होंने अभी कैश होल्ड किया हुआ है। अब बात करूं इसके स्टॉक्स की, तो देखो इसके अंदर 105 स्टॉक्स हैं अभी के समय में, और अगर आप देखें तो जो जायंट कैप है, जायंट कंपनी है, 13-13.25% उसके अंदर हिस्सेदारी है, 3% हिस्सेदारी लार्ज कैप में है, और मिड कैप के अंदर करीबन 37% की हिस्सेदारी है, और स्मॉल कैप में करीबन आप समझिए 47% के आसपास की हिस्सेदारी है। जो इसके सेक्टर्स हैं वो हैं 26-26.5% है मटेरियल, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 23%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है 12%, फाइनेंशियल सेक्टर है 11.80%, हेल्थ केयर है 7.5%, एनर्जी है 4%, कंज्यूमर स्टेपल्स है करीबन 3.5%, और टेक्नोलॉजी है 2.88%। तो जो सेक्टर्स हैं वो भी इन्होंने काफी अच्छे से सिलेक्ट किए हुए हैं। अब भाई ये सब चीजें हो गई आपके सामने, तो अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि इस फंड के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो कम क्यों निकल कर आ रहे हैं। उससे पहले मैं जो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, चार्जेस हैं, वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, फिर फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे एक ही बारी। देखिए 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट इसको 13 साल होने वाले हैं, अब एक नए साल को 13 साल हो जाएंगे इसको। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है, और 0.77% इसका एक्सपेंस रेशियो है। 8,452 करोड़ इसका AUM है टोटल, और 17% इसका क्या है, CAGR है। जहां स्मॉल कैप फंड 22% 25% का CAGR निकाल के देते हैं, लॉन्ग टर्म में इसका सिर्फ 17% है। और 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम, और 100 रुपए से मिनिमम SIP इसके अंदर, और 1% इसका जो एग्जिट लोड। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल में पूरे फंड जो फंड है इसकी कंक्लूजन। देखो ऐसा है, इस फंड का सबसे बड़ा एक पॉइंट मुझे नेगेटिव दिखा, वो है 0.77% इसका एक्सपेंसिव रेशियो। देखिए बात सुनिए, मानता हूं मैं ICICI एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, लेकिन इनकी जो स्कीम है ना, ये इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है कि इनको प्रदर्शन भी अच्छा ना हो, एक्सपेंसिव रेशियो भी ज्यादा हो, तो पब्लिक क्यों रुकेगी फंड के अंदर। पहली बात तो एक्सपेंसिव रेशियो काफी ज्यादा है भाई, 0.60 के पास होना चाहिए बस, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और 0.60% में मैंने ज्यादा बताया आपको फंड के हिसाब से। दूसरा, इस फंड के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए कि अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, आप देखिए अभी इसके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप जो है सिर्फ 46% है, और यहां पर आप देखिए मिड कैप कितना है, 37%। और अगर आप जूम देखो, मैं जूम करूं थोड़ा सा, आप ये देखो यहाँ पे देखो कैटेगरी मतलब 64.67%। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल कैप फंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे रिव्यूज वगैरह देखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा, ज्यादातर स्मॉल कैप जो फंड्स हैं उन्होंने मिड कैप के अंदर कम से कम 63-64% की हिस्सेदारी की हुई है अभी के समय में। मतलब स्मॉल कैप फंड के अंदर मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा शामिल किए हुए हैं, और आपके सामने है 64% इसी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर करीबन 64% कैटेगरी रखी हुई है अभी तक। अभी बाकी सारे फंड्स ने, इन्होंने सिर्फ 37% रखा हुआ है, और स्मॉल कैप इन्होंने ज्यादा रखा हुआ है, जो कि एक्चुअली में होना भी चाहिए। तो यार कहने का मतलब ये है कि स्मॉल कैप भी 50%, 47-46-47% है, मिड कैप भी ज्यादा नहीं है, लार्ज कैप भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और फिर भी रिटर्न्स कम निकल कर आ रहे हैं। एक्चुअल में रिटर्न ज्यादा निकल कर आने चाहिए थे। और लॉन्ग टर्म का देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी अगर मैं बात करूं तो रिटर्न्स ज्यादा निकल कर, शायद ज्यादा निकल के आ जाने चाहिए थे, लेकिन 10 साल के डेटा में भी और 13 साल के डेटा में भी रिटर्न इसके अंदर ज्यादा नहीं है। सिर्फ इतना रिटर्न है जैसे कि एक नॉर्मल मिड कैप कैटेगरी का फंड देता है ना, मिड कैप भी नहीं देता, मिड कैप भी इससे ज्यादा रिटर्न दे देता है। जो नॉर्मल जो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड रिटर्न देते हैं उसके बराबर रिटर्न दे रहा है। तो उसका कारण ये है कि भाई इस फंड के अंदर जो ये स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं ना, जो जो सेक्टर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से ये नहीं कर रहे हैं। बढ़िया तरीके से कर रहे होते ना यार, अगर ये ध्यान लगाकर इसके अंदर इस फंड से रिटर्न्स निकलवा रहे होते, तो इस फंड के अंदर जो 8400 करोड़ है ना इन्वेस्टमेंट, वो करीबन करीबन होती 40,000 करोड़ के आसपास। क्योंकि यार ICICI बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, नाम ही काफी होता है इसका, लेकिन नहीं है इसके अंदर। रीजन वही है कि स्टॉक्स का सिलेक्शन इन्होंने ठीक ठाक नहीं कर रखा है, और मुझे लगता है AMC ध्यान ही नहीं दे रही है इनकी स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप फंड के ऊपर। क्योंकि यार किसी भी AMC का जो टॉप फंड होता है वो स्मॉल कैप मिड कैप होता है, और ये स्मॉल कैप के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। यही रीजन है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में कहीं पर भी रिटर्न निकाल कर नहीं दे पा रहे हैं, यही रीजन है। और जो गिरावट कमी हो रही है वो इसलिए हो रही है
क्योंकि इन्होंने ऐसे स्टॉक्स चुन रखे हैं जो कि भले ही रिटर्न्स कम दे लेकिन रिस्क उनके अंदर कम रहे। ऐसे स्टॉक्स का इन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। यही रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। और आने वाले जिस तरीके का इसका पास्ट रिकॉर्ड दिख रहा है, आने वाले समय में भी लगता नहीं कि आप इससे बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद करें। रिटर्न्स इसके इसी के आसपास रहेंगे। समझ रहे आप बात को? तो भाई ये कहानी है इस फंड की। और अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी कहानी, ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट ही है। पॉजिटिव पॉइंट इस फंड के अंदर मुझे अभी तक कुछ नहीं दिखा, ईमानदारी से मैं आपको बताऊं। ऐसा कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि जो इसके फेवर में जा रहा हो, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है इसकी तरफ उनका रुझान जाए। यही है दोस्तों इस फंड का पूरा सार। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप हमसे पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। 999 में आप रिव्यू करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप और कुछ चीज देखना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा एक बार। ठीक, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।